जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 24 एडुटेरिया 7500+ का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न से। हाँ, वीडियो में एक खासियत है कि वीडियो में कहीं भी ऐड नहीं आएगा, ऐड फ्री है। आप लोग बिना डिस्टर्बेंस के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, थॉमसन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की है? तो राजराज प्रथम है। प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं। राजराज प्रथम है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजराज प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो मंदसौर का अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मंदसौर का अभिलेख किससे संबंधित है? तो यशोवर्धन से है, यशोवर्धन से। और भीतरी लिखा अभिलेख स्कंदगुप्त से है। आप लोगों को पता है प्रयाग प्रस्तुति के हरिसेन के समुद्रगुप्त की दरबारी की थे। हरिसेन से संबंधित है। हरिसेन कहाँ थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन दिया है, उस पर विचार करना है। मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। बिल्कुल सही है, 5 प्रमुख केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है। अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। गलत है, 321 में नहीं किया था। कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में किया था। तो चलिए ये गलत निकल गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए सरोद का उपयोग किया है। बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 कौन सा ऑप्शन में है? देखते हैं। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। 1, 2, 4 हमारा सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित है? सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित है। तो सुहरावर्दी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। वृद्धेश्वर का मंदिर कब आया था? तो 1000 वृद्धेश्वर का मंदिर कब आया था? तो 1010 में आया था। 1010 में। इसका किसने किया था? चोल राजा राज प्रथम ने किया था। चोल राजा राज लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है क्योंकि वीडियो बन रहा है ना। तो चोल राजा राज प्रथम। गैंडकोंड चोलपुरम मंदिर कब आया था? तो 1035 ईस्वी में। 1035 ईस्वी में। तो इसको बनवाया था किसने? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम की तटीय मंदिर 18वीं सदी का है। 8वीं शताब्दी का है। 8वीं शताब्दी का है। सप्तगोंड कब का है?
तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो सप्त पगोड़ा का मंदिर 7वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी का है। इसने किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, 7वीं शताब्दी का है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम में कराया था। तो कौन हो जाएगा? 4 3 4 3 1 4 4 3 1 2 4 3 1 2 कौन सा ऑप्शन में है? तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए डी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है वो देखना है। तो अदीना मस्जिद मांडुआ नहीं होगा, पांडुआ होगा। कहाँ होगा? पांडुआ, यही हमारा सही हो जाएगा, पांडुआ। बाकी सब देख लेते हैं और गलत है क्या। लाल दरवाज़ा जौनपुर मस्जिद में है, सर है, ठीक है। दाखिल दरवाज़ा बंगाल में है, ठीक है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है, बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत था, अदीना मस्जिद मांडुआ में नहीं, पांडुआ में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई है? मध्यकालीन में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई है? तो कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच, कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन है? कांग्रेसी अध्यक्ष कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। चलिए साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 में आगमन हुआ था, 1900 भारत में आगमन हुआ था, लेकिन गठन कहेगा तो 1927 हो जाएगा, 1927। 1946 में सांप्रदायिक दंगों का समय। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला है? प्रश्न एक बार और। 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला है? तो समाजवाद का विचार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1878 ईस्वी में साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1878 ईस्वी में साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीसीजी वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो प्रसार भारती से है, प्रसार भारती अधिनियम से, ऑप्शन नंबर सी सही है। दल बदल विरोध अधिनियम कब आया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान, ये तो लिखे 52वां 1985 में आया था। चलिए 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची विभाग था, 10वीं अनुसूची। पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को 11वां अनुसूची में रखा गया है। तो केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 263 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में
उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बैठकों का अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सी राइट आंसर है। चलिए, तो यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 65 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, देखते हैं। पहले देखते हैं, यह अधिनियम ने भारत संविधान के 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नए भाग 10वें भाग में सम्मिलित है। सही है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। हाँ सही है, क्योंकि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में किया गया पंचायती राज का गठन। चलिए अगला देखते हैं। यह सहभागी लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में प्रतिवर्ती करता है। नहीं, यही गलत है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी एक और बचता है, देख लेते हैं उसको भी। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही है, राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन कौन है? तो चलिए देखते हैं कौन सा असत्य कथन है। राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक है। बिल्कुल सही है। प्रांतीय विषय का 2 भागों में विभाजन किया गया। बिल्कुल सही है। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। बिल्कुल सही है, 1919 का अधिनियम में हुआ था। संयुक्त लोक सेवा आयोग का स्थापना। नहीं, ये गलत है। तो लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? ली आयोग आया था। ली आयोग कब आया था? 1924 में आया था। 1924 में आया था। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। सदन समिति बी पटाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। ठीक है। व्यापारिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी थे। सही है, के मुंशी सही है। भाषाई प्रांत आयोग कब आया था? 1953 में आया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो उषानाथ सेन। गलत है, उषानाथ सेन नहीं थे। कौन थे? तो सर फजल अली थे। सर फजल अली थे। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। उषानाथ सेन नहीं थे, सर अजल फरी थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति का एच वरदाचारी थे। सही है। चलिए हमारा आंसर निकल गया। भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो सर फजल अली थे, उषानाथ सेन नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर। प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद में? प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राण एवं दैहिक संरक्षण बोलेगा तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित मौलिकों की स्वतंत्रता दी, जैसे घूमने का, भ्रमण करने का, कहीं जाकर रहने का 19 में दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों को भेदभाव का से रोकना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा द्वारा
निर्धारित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो 93 में है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति का पद किस में है? तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल की शक्ति कितना में है? कार्य करने की शक्ति, तो अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछेगा तो अनुच्छेद 56 में। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित व्यक्ति, प्रधानमंत्री का पद पूछेगा तो अनुच्छेद 75 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? पंपास घास का मैदान किसमें है? पंपास घास, तो अर्जेंटीना देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ब्राजील के देश के मैदान को, घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं, उष्णकटिबंधीय है। चिली के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेटागोनियम स्टेपिस कहते हैं। इक्वाडोर के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पैरामो कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22 नंबर है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। सोदेन संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। सोनेन संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। टकला मकान चीन में है, ये भी सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही है। गिब्सन ब्राजील नहीं, गलत है, ब्राजील में नहीं है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी में है। पश्चिम की ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर, गिब्सन। ब्राजील में ना होकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी कितनी कमी आई है? समुद्री दूरी कितनी कमी आई है? तो 7000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। और स्वेज नहर का निर्माण शुरू कब हुआ था? तो 1859 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1956 को। 26 जुलाई 1956 को पूछेगा निर्माण शुरू, स्वेज नहर का निर्माण शुरू कब हुआ था? तो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 59 में और 69 में निर्माण हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। तो मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। काली मिट्टी, ब्लैक सोल के स्थानीय भाषा रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कहा जाता है रेगुर मिट्टी। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी की आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। काली हिमालय क्षेत्र में कौन कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और वन मिट्टी पाई जाती है। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो हरियाणा राज्य में, हरियाणा में कितना है? तो 834 है। 834 है, 1834। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो केरल में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? ज़्यादा केरल में है, 1034 है, सॉरी 1084 है, 1084। 834 हरियाणा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपीड़नों के निर्माण उस स्थान पर होती है जहाँ पर वायु दाब होती है, क्या होती है? वायु दाब संवहनीय हो, वायु दाब ऊंच होता है। 28 का बोला, वायु दाब ऊंच होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। द्रव्य तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो संवहन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, संवहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो घनत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर
ये सही है। किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है घनत्व कहा जाता है। वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तु को काले कर देता है? कौन सा चांदी के वस्तु को काले कर देता है? तो सल्फर कर देता है, गंधक जिसे कहते हैं। इसको एस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एस से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्पतालों से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भस्मीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? तो 0 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? तो 0 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक तत्व सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो लोहा है, Fe, आयरन जिसे कहते हैं लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के। द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के। ऑप्शन नंबर डी सही है। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो के मान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है, मोल इन्वर्स होता है। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग नहीं है? तो एनिलिडा हो जाएगा। एनिलिडा कशेरुकी वर्ग में नहीं आता है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। कौन सा कशेरुकी अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स के अविश्विस रहित करने के मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है? तो चिकनी अंतर्जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका और गल्जिकाय उपकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है कौन है? तो गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर डी सही है, गोल्जी उपकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? तो गमन राजधानी का कार्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? तब पेप्टिडुगल इकाइन को। चलिए ऑप्शन नंबर, ओहो किस पे लग गया, जीवाणु की ये होगा 40 का ए होगा। चलिए वह अंग जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी यही होगा, राइबोसोम भी हो जाएगा इसका भी। चलिए राइबोसोम वह कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। किसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है? तो राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। अर्धपरगा में झिल्ली में से होकर जाने वाली जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। झिल्ली कार्बनिक अणु जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। बिल्कुल सही है।
कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, ये भी सही है। पादप में कोशिका झिल्ली काइटिन शर्करा की होती है, ये तो गलत है। किसकी होती है? लिपिड और प्रोटीन की होती है। लिपिड और प्रोटीन की होती है। चलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। पादप की कोशिका झिल्ली किसकी बनी की होती है? लिपिड और प्रोटीन की। चलिए कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो नीचे प्रक्रिया दिया है एक में और दूसरा में परिमाण दिया है। चलिए देखते हैं, मिला देते हैं प्रक्रिया और परिमाण का। तो अपघटन प्रक्रिया किस में होगा? CH4 में अपघटन प्रक्रिया। वाष्प उत्सर्जन किस में होता है? जलवाष्प में होता है। चलिए श्वसन से क्या होता है? श्वसन से CO2 बाहर निकलता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण से O2 बाहर निकलता है। चलिए तो हमारा कौन निकल गया? 3 4 1 2 3 4 1 2। देखते हैं कौन ऑप्शन में 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर कथन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना के प्रावधान करती है। बिल्कुल सही है। धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। नहीं, गलत है। तो हमारा केवल एक निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी का पुस्तक कौन है? संसद के 3 दशक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी का संसद के 3 दशक। R.K. नारायण के चर्चित पुस्तक बताते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स और मार्गुरिडेज गाइड, ये सब R.K. नारायण के हैं। APJ अब्दुल कलाम का पुस्तक कौन है? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो डल झील को। ऑप्शन नंबर बी सही है, डल झील। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर है। चलिए वेबनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। केरल में। नागिन झील कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन सा प्रभावित हुए थे? तो नगरीय मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ? किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 2007 से 2012 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवसर था तो 1997 से 2002 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारकों पर विचार करते हैं? कौन सा कारकों पर विचार करते हैं? चलिए देखते हैं। लागत मूल्य सही है, लागत मूल्य भी करते हैं। अंतर फसल मूल्य क्षमता, ये भी सही है। जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, ये भी सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन हो जाएगा। ए 1 2 3 4 सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट पे। तो सेट नंबर 25 में मिलते हैं। चलिए यहीं पे वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।